बर्फ के स्तूप से भूख हड़ताल तक एक 59 साल का आदमी दिल्ली के जंतर मंतर पर एक मंच पर लेटा है। 17 दिन हो चुके हैं, उसने कुछ खाया नहीं। उसका वजन 8 किलो से ज्यादा गिर चुका है। ब्लड शुगर बार बार खतरनाक स्तर से नीचे जा रहा है। डॉक्टर दिन में 3 बार आकर उसे चेक करते हैं और फिर भी जब कोई माइक उसके सामने आता है तो वो मुस्कुराने की कोशिश करता है और धीरे से कहता है, मैं बाहर से कमजोर हूं पर अंदर से नहीं। 10 साल पहले यही आदमी था जिसे भारत के प्रधानमंत्री ने खुद ट्विटर पर धन्यवाद कहा था। यही वो इंसान है जिसकी जिंदगी से प्रेरित होकर बॉलीवुड की सबसे प्यारी फिल्मों में से एक बनी। इसने पिघलते ग्लेशियरों की जगह खुद के बनाए ग्लेशियर खड़े कर दिए। इसने सैनिकों के लिए ऐसे टेंट बनाए जो -40 डिग्री में भी गर्म रहते हैं। और अब 1 साल के अंदर दूसरी बार यही आदमी खुद को भूखा रखकर अपनी ही सरकार से एक सवाल पूछ रहा है। क्या आप सुन रहे हैं? यह कहानी है सोनम वांगचुक की, एक इंजीनियर की जो चाहता तो चुपचाप चीजें बनाता रहता, पर उसने बार बार शोर मचाना चुना और उस शोर की कीमत जितनी उसने चुकाई है उतनी शायद ही किसी और आम आदमी ने चुकाई हो। एक बच्चा जिसके पास स्कूल नहीं था। सितंबर 1966 उलेतोप्पो नाम का एक छोटा गांव ले से करीब 70 किलोमीटर दूर यही सोनम वांगचुक का जन्म होता है। आसपास कोई स्कूल नहीं तो उनकी मां सेरिंग वांगमो घर पर ही उन्हें पढ़ना लिखना सिखाती हैं 9 साल की उम्र तक। 1975 में परिवार श्रीनगर चला जाता है क्योंकि पिता सोनम वांग्याल जम्मू कश्मीर सरकार में मंत्री बन जाते हैं। पर स्कूल में एक नई मुश्किल शुरू होती है। पढ़ाई उर्दू में होती है और वांगचुक की भाषा लद्दाखी है। एक अजनबी भाषा में, एक अजनबी सिस्टम में वे संघर्ष करते हैं। बाद में दिल्ली से हाई स्कूल और फिर श्रीनगर के NIT से मैकेनिकल इंजीनियरिंग। दिलचस्प बात यह है कि विरोध करना इस परिवार में नया नहीं था। खुद उनके पिता ने 1980 के दशक में लद्दाख के लोगों को जनजाति का दर्जा दिलाने के लिए भूख हड़तालें की थी। 1984 में तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी खुद ले आकर उन्हें कोल्ड ड्रिंक पिलाकर हड़ताल खत्म करवाई थी और वादा किया था कि लद्दाख के समुदायों को जनजातीय दर्जा मिलेगा। यानी विरोध और बातचीत का यह चक्र वांगचुक के लिए विरासत में मिला था। 1988 में इंजीनियरिंग खत्म करते ही वांगचुक अपने भाई और कुछ साथियों के साथ एक संस्था खड़ी करते हैं, SECMOL यानी स्टूडेंट्स एजुकेशनल एंड कल्चरल मूवमेंट ऑफ लद्दाख। वजह सीधी थी, लद्दाख के लगभग 95% छात्र राज्य के बोर्ड एग्जाम में फेल हो रहे थे क्योंकि पूरा सिलेबस एक ऐसी भाषा और संस्कृति में बना था जिससे लद्दाख का कोई नाता ही नहीं था। 1994 में वे ऑपरेशन न्यू होप शुरू करते हैं। सरकार, गांव और समाज को साथ लाकर सरकारी स्कूलों को सुधारने की कोशिश। गांव-गांव में एजुकेशन कमेटियां बनती हैं, टीचरों को नई ट्रेनिंग मिलती है और लद्दाख की अपनी भाषा में किताबें छपती हैं। नतीजा हैरान करने वाला था। 10वीं पास करने वालों की दर 5% से बढ़कर 7 साल में 55% और बाद में 75% तक पहुंच गई। पर वांगचुक की सबसे मशहूर पहचान बनती है SECMOL के ऑल्टरनेटिव स्कूल कैंपस से, ले के पास, जहां दाखिले की एक ही शर्त है, आप स्कूल में फेल हो चुके हों। यहां रटना नहीं, करके सीखना सिखाया जाता है। बच्चे खुद सोलर बिल्डिंग बनाते हैं, अपना रेडियो स्टेशन चलाते हैं, खेती करते हैं, कैंपस खुद संभालते हैं। पूरा कैंपस सौर ऊर्जा पर चलता है, बिना किसी फॉसिल फ्यूल के। 1996 में इस काम के लिए वांगचुक को जम्मू कश्मीर के गवर्नर का मेडल मिलता है। बर्फ के स्तूप और रैंचों की असली कहानी। लद्दाख में एक और गहरी समस्या थी, पानी की। ग्लेशियर पिघल तो रहे थे, पर तब जब किसानों को उसकी जरूरत नहीं थी। बसंत में जब बुआई का समय आता, नदियां सूखी पड़ी होती। 2014 में वांगचुक ने इसका हल निकाला, आइस टूपा। सर्दियों में बहते पानी को रोककर उसे विशाल बर्फ के शंकुओं में जमा दिया जाता, जो धीरे धीरे बसंत में पिघलकर किसानों तक पानी पहुंचाते। यह तकनीक इतनी असरदार साबित हुई कि आज हिमालय के दूसरे इलाकों से लेकर यूरोप और साउथ अमेरिका तक इस्तेमाल हो रही है। उन्होंने भारतीय सैनिकों के लिए सोलर हीटेड टेंट भी डिजाइन किए। ऐसे टेंट जो दिन भर सूरज की गर्मी जमा करके बाहर -14-15 डिग्री होने पर भी अंदर 15 डिग्री गर्मी बनाए रखते। इन कामों के लिए दुनिया भर से सम्मान मिलते गए। 2016 में रोलेक्स अवार्ड फॉर एंटरप्राइज, 2017 में ग्लोबल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल आर्किटेक्चर और 2018 में रेमन मैग्सेसे अवार्ड, जिसे अक्सर एशिया का नोबल कहा जाता है। और फिर आती है वो पहचान जो उन्हें हर घर तक ले गई। 2009 में आई फिल्म 3 इडियट्स, जो मूल रूप से चेतन भगत के उपन्यास 5 पॉइंट सम्मन पर आधारित थी। उसमें आमिर खान का किरदार फुनसुक वांगरू, खास तौर पर फिल्म के आखिर में दिखने वाला अनोखा स्कूल, वांगचुक की सोच और उनके काम से प्रेरित माना जाता है। रटने की बजाय समझने की बात, जो पूरे देश की जुबान पर चढ़ गई, असल में लद्दाख के इस इंजीनियर के 30 साल के काम की एक झलक थी।
दिलचस्प बात यह भी है कि यह फिल्म सिर्फ भारत में नहीं, चीन में भी बेहद पसंद की गई। वहां भी छात्र वैसी ही कठोर प्रतियोगी परीक्षा व्यवस्था से जूझ रहे थे और फिल्म की बात सीधे उनके दिल तक पहुंची। जब एक शिक्षक एक एक्टिविस्ट बन गया, 5 अगस्त 2019 की रात। भारत सरकार अनुच्छेद 370 हटाती है, जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट देती है। लद्दाख को आखिरकार जम्मू कश्मीर से अलग एक पहचान मिलती है, जो दशकों पुरानी मांग थी। वांगचुक खुशी से ट्विटर पर लिखते हैं, थैंक यू प्राइम मिनिस्टर। पर खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकती। जम्मू कश्मीर को तो फिर भी एक चुनी हुई विधानसभा मिली, लेकिन लद्दाख को कुछ नहीं, कोई स्थानीय सरकार नहीं, कोई विधायी अधिकार नहीं। धीरे धीरे ये एहसास होने लगता है कि ये जीत उतनी पूरी नहीं थी जितनी लगी थी। 2020 में गलवान घाटी में भारत चीन सैनिकों की झड़प होती है। वांगचुक चीनी सामान के बहिष्कार का आह्वान करते हैं और एक राष्ट्रवादी आवाज के तौर पर और उभरते हैं। इसी बीच एक मांग आकार लेने लगती है, भारत के संविधान की 6ठी अनुसूची में लद्दाख को शामिल किया जाए, वही सुरक्षा जो देश के उत्तर पूर्व के कुछ जनजातीय इलाकों को मिली हुई है। यह अपने आप में एक असामान्य बात थी। लद्दाख की करीब 47% आबादी मुस्लिम है, 40% बौद्ध और बाकी हिंदू व अन्य। बौद्ध बहुल लेह और मुस्लिम बहुल कारगिल, जिनकी राजनीतिक चिंताएं अक्सर अलग रही हैं, इस एक मांग पर एक साथ आ जाते हैं। लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के बैनर तले 2021 का शटडाउन, 2022 के प्रदर्शन और फिर जनवरी 2023 में वांगचुक कारगिल ला दर्रे पर माइनस तापमान में 5 दिन का उपवास करते हैं। इसके बाद उन्हें घर में नजरबंद कर दिया जाता है। सरकार एक हाई पावर्ड कमेटी बनाती है, बातचीत शुरू होती है, पर नतीजा कुछ नहीं निकलता। मार्च 2024 में 21 दिन का क्लाइमेट फास्ट, करीब 60,000 लद्दाखियों का साथ, चीन सीमा तक मार्च की धमकी, फिर पश्मीना मार्च, चरवाहे अपने मवेशियों के साथ चलकर जमीन के हक की बात उठाते हैं। सितंबर 2024 में सबसे बड़ा कदम, दिल्ली चलो पदयात्रा। ले से 1000 किलोमीटर पैदल चलकर गांधी जयंती के दिन राजघाट पहुंचने की योजना। दिल्ली की सीमा पर उन्हें रोक दिया जाता है, करीब 120 लोग हिरासत में लिए जाते हैं और वांगचुक अनिश्चितकालीन अनशन शुरू कर देते हैं। जून 2023 से मई 2025 के बीच सरकार और लद्दाख के प्रतिनिधियों के बीच 5 औपचारिक दौर की बातचीत होती है, पर 6ठी अनुसूची और राज्य के दर्जे पर कोई ठोस फैसला नहीं आता। अगस्त 2025 तक सोनम वांगचुक शांति के लगभग हर रास्ते आजमा चुके थे। उपवास, पैदल यात्रा, इंतजार। आगे जो हुआ उसने ये परखा कि ये शांति आखिर कितनी दूर तक झुक सकती है। सितंबर 2025, वो दिन जब ले जल उठा। सितंबर की शुरुआत में ले में एक नई भूख हड़ताल शुरू होती है। 15 लोग वांगचुक समेत सिर्फ पानी और नमक पर। 23 सितंबर को 2 हड़ताली गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाए जाते हैं। अगले दिन 24 सितंबर को ले एपेक्स बॉडी की युवा शाखा शहर बंद का ऐलान करती है। पुलिस के मुताबिक 5 से 6,000 लोग जमा होते हैं। भीड़ का एक हिस्सा अलग हो जाता है। बीजेपी के स्थानीय दफ्तर और हिल काउंसिल के सचिवालय को आग लगा दी जाती है, गाड़ियां जलाई जाती हैं। पुलिस पहले आंसू गैस और लाठीचार्ज करती है और आखिर में फायरिंग। नतीजा 4 लोगों की मौत, दर्जनों घायल। अलग अलग रिपोर्टों में यह संख्या 50 से लेकर 80 से ज्यादा तक बताई गई है। मरने वालों में एक नाम खास तौर पर देश भर में गूंजता है, 46 साल के सेवान थारचिन, कारगिल युद्ध के दिग्गज, लद्दाख स्काउट्स के हवलदार, जिन्होंने तुलोलिंग की लड़ाई में हिस्सा लिया था और सियाचिन में 4 बार तैनात रहे थे। उनके पिता खुद फौज के रिटायर्ड जवान हैं। थारचिन के परिवार का आरोप है कि गोली लगने से पहले उनके शरीर पर लाठियों के निशान भी मिले और वे न्यायिक जांच की मांग करते हैं। इस पर 2 बिल्कुल अलग कहानियां सामने आती हैं। लद्दाख के डीजीपी एसडी सिंह जामवाल का कहना है कि पुलिस के पास फायरिंग के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा था। 4 महिला कांस्टेबल जलती इमारत में फंसी थीं। एक सीआरपीएफ जवान की रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट आई और अगर बल तैनात ना होता तो पूरा शहर जल सकता था। वे वांगचुक और कुछ स्वार्थी तत्वों को इस हिंसा का जिम्मेदार बताते हैं। दूसरी तरफ विपक्ष के नेता राहुल गांधी जैसे लोग इसे एक फौजी वेटरन की हत्या कहते हैं और निष्पक्ष न्यायिक जांच की मांग उठाते हैं। थारचिन के परिवार का कहना है कि वे तो सिर्फ शांति से 6ठी अनुसूची की मांग को लेकर उपवास में शामिल होने जा रहे थे। वांगचुक खुद हिंसा देखते ही अपना 15 दिन का उपवास तोड़ देते हैं और सार्वजनिक रूप से हिंसा की निंदा करते हैं। वे इसे भड़काने से साफ इनकार करते हैं। उनका कहना है कि उन्हें जिम्मेदार ठहराना असली समस्या से ध्यान भटकाने जैसा है। हिंसा के बाद लेह में दिनों तक कर्फ्यू जैसी पाबंदियां रहती हैं। हर साल होने वाला लद्दाख फेस्टिवल रद्द कर दिया जाता है और 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लग जाती है। इस गुस्से के पीछे सिर्फ एक दिन की बात नहीं थी। सालों से लद्दाख के युवा वादों के पूरा होने का इंतजार कर रहे थे। रोजगार के मौके सीमित थे और हर अगला अनशन, हर अगली पदयात्रा किसी ठोस नतीजे के बिना ही
नहीं खत्म हो रही थी। कई लोग इसमें एक सदी पुरानी गूंज सुनते हैं, जब 1922 में चौरी चौरा की हिंसा के बाद खुद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। अगले ही दिन 26 सितंबर की दोपहर वांगचुक को नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लिया जाता है, एक ऐसा कानून जो बिना मुकदमे के सिर्फ इस आशंका पर कि कोई सार्वजनिक व्यवस्था के लिए खतरा है 1 साल तक हिरासत में रखने की इजाजत देता है। उन्हें करीब 1600 किलोमीटर दूर राजस्थान के जोधपुर की सेंट्रल जेल भेजा जाता है, एक हाई सिक्योरिटी सेल में 24 घंटे सीसीटीवी निगरानी में। 30 सितंबर को प्रशासन का आधिकारिक बयान आता है। आरोप है कि वांगचुक ने अरब स्प्रिंग जैसी सत्ता उलटने की बात कही और तिब्बत के प्रदर्शनों की तरह आत्मदहन तक का जिक्र किया अगर मांगे ना मानी गई। प्रशासन यह भी कहता है कि यह कोई विच हंट नहीं बल्कि ठोस सबूतों पर आधारित कार्रवाई है। लद्दाख पुलिस एक कदम आगे बढ़कर एक गिरफ्तार पाकिस्तानी खुफिया एजेंट से कथित संपर्क का जिक्र करती है और फरवरी 2025 में वांगचुक की इस्लामाबाद यात्रा की तरफ इशारा करती है, जो असल में डॉन मीडिया ग्रुप और संयुक्त राष्ट्र से जुड़े एक जलवायु सम्मेलन के लिए थी, जहां वांगचुक ने खुद मोदी सरकार के जलवायु प्रयासों की तारीफ की थी। वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जे आंगमो इसे पूरी तरह अलग नजर से देखती हैं। उनका कहना है कि गिरफ्तारी से महीनों पहले से ही दानदाताओं को धमकाया जा रहा था, जांच एजेंसियां बार बार दस्तक दे रही थीं, फंडिंग लाइसेंस रद्द किए जा रहे थे। ये सब मिलकर उनके शब्दों में उन्हें चुप कराने की एक सोची समझी कोशिश थी, क्योंकि उन्हें खरीदा नहीं जा सका। वे सुप्रीम कोर्ट में हैबियस कॉर्पस याचिका दाखिल करती हैं, बिना शर्त रिहाई की मांग पर अड़ जाते हैं। आखिरकार 14 मार्च 2026 को करीब 170 दिन बाद गृह मंत्रालय हिरासत का आदेश वापस ले लेता है। सरकार का कहना है कि लगातार बंद और प्रदर्शनों से लद्दाख के छात्रों, पर्यटन और व्यापार को नुकसान हो रहा था और अब बातचीत का माहौल बनाना जरूरी है। वांगचुक रिहा हो जाते हैं, पर आलोचकों की राय साफ है, जिस मुख्य मांग के लिए यह सब शुरू हुआ था, छठी अनुसूची का दर्जा, वो 2019 से जहां थी वहीं खड़ी है। धीरे धीरे बातचीत फिर शुरू होती है। मई 2026 में गृह मंत्री अमित शाह लद्दाख के प्रतिनिधियों से मिलते हैं, जिसमें वांगचुक भी शामिल हैं, और 22 मई से औपचारिक बातचीत फिर शुरू होती है। दिल्ली में एक नया जख्म, पेपर लीक। लद्दाख की यह कहानी अभी अधूरी ही थी कि हजारों किलोमीटर दूर एक दूसरा जख्म खुलता है। 3 मई 2026 को नीट यूजी, भारत की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा, 27 लाख से ज्यादा छात्रों के लिए होती है, महज करीब 1,30,000 सीटों के लिए। कुछ ही दिनों में पता चलता है कि परीक्षा से पहले घूम रहा एक गेस्ट पेपर असली प्रश्न पत्र के 100 से ज्यादा सवालों से हूबहू मिलता है। 12 मई को परीक्षा पूरी तरह रद्द कर दी जाती है। सीबीआई की जांच में पुणे के एक कोचिंग टीचर से लेकर एक स्कूल की हेडमिस्ट्रेस तक, जिन्हें खुद एनटीए ने विषय विशेषज्ञ नियुक्त किया था, कई राज्यों में फैला एक पूरा नेटवर्क सामने आता है। यह भी पता चलता है कि पिछले साल का पेपर भी इसी गिरोह ने लीक किया था। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान खुद मानते हैं कि व्यवस्था में चूक हुई और ऐलान करते हैं कि 2027 से परीक्षा कंप्यूटर आधारित होगी। पर इन सब सरकारी शब्दों से परे असली कीमत कहीं ज्यादा भारी है। सालों की तैयारी एक रात में बेकार हो जाती है। कम से कम 3 छात्र इस सदमे को झेल नहीं पाते और अपनी जान गंवा देते हैं। इन्हीं में राजस्थान के झुंझुनू के प्रदीप भी थे, किसान पिता का बेटा, जो 2 बार पहले भी नीट दे चुका था। इस बार वो भरोसे से बाहर निकला था। उत्तर कुंजी के हिसाब से उसके नंबर एक सरकारी मेडिकल कॉलेज की सीट तक पहुंचा सकते थे, पर परीक्षा रद्द होने की खबर के साथ ही ये सपना अधर में लटक गया। ऐसी कहानियां देश भर के लाखों घरों में किसी न किसी रूप में दोहराई गईं। 21 जून को दोबारा परीक्षा होती है। इस बार अफवाहों को रोकने के लिए सरकार टेलीग्राम तक अस्थायी रूप से बंद कर देती है। कॉकरोच जनता पार्टी और वांगचुक की दूसरी भूख हड़ताल इसी गुस्से से कुछ अनोखा जन्म लेता है। एक व्यंग्यात्मक मीम संस्कृति से उपजा, पूरी तरह जेनजी युवाओं का आंदोलन, जो खुद को नाम देता है कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी। इसके संस्थापक अभिजीत दिपके है और यह पार्टी खुद को मजाकिया अंदाज में आलसी, बेरोजगार और हद से ज्यादा सही लोगों की आवाज बताती है। यह नाम भले अजीब लगे, पर इसके पीछे एक सच्चाई है। देश में 15 से 29 साल के युवाओं में बेरोजगारी दर लगभग 10% है, शहरों में तो 13.5% तक। 20 जून 2026 को सीजेपी जंतर मंतर पर धरना शुरू करती है। मांग है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और पेपर लीक के कारण जान गंवाने वाले छात्रों के परिवारों के लिए 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा। धरना शुरू होने के कुछ ही दिन बाद सोनम वांगचुक और अभिजीत दिपके साथ राजघाट जाते हैं, गांधी की समाधि पर अहिंसा का संकल्प लेते हुए। 28 जून को वांगचुक औपचारिक रूप से धरने में शामिल होते हैं और 1 साल के अंदर अपनी दूसरी अनिश्चितकालीन भूख
भूख हड़ताल शुरू करते हैं। एक ऑनलाइन केंद्रित युवा आंदोलन उनके जुड़ते ही राष्ट्रीय सुर्खी बन जाता है। वे इस बार भी वही बात दोहराते हैं, ये किसी राजनीतिक रंग का आंदोलन नहीं, ये एक नागरिक की जिम्मेदारी है। द इंडियन एक्सप्रेस को दिए एक इंटरव्यू में वे प्रधानमंत्री मोदी से सीधे बातचीत की अपील करते हैं। आज जंतर मंतर पर, और यही हम वापस आते हैं वहां जहां से यह कहानी शुरू हुई थी। धरना स्थल पर जाने वालों का कहना है कि मंच बेहद सादा है। कुछ कपड़े, अशोक स्तंभ का राष्ट्रीय चिन्ह, गांधी और अंबेडकर की तस्वीरें और उन कुछ छात्रों की तस्वीरें जिन्होंने पेपर लीक के बाद अपनी जान गंवाई। आयोजकों का दावा है कि रोज औसतन 5 से 7 हजार लोग यहां पहुंचते हैं। निमंत्रण जानबूझकर हर राजनीतिक दल को भेजा गया है, सत्तारूढ़ बीजेपी को भी, ताकि यह किसी एक पार्टी का मंच न बन जाए। अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने इसे प्रधानमंत्री मोदी के अब तक के 12 साल लंबे कार्यकाल के खिलाफ अब तक की सबसे खुली चुनौतियों में से एक बताया है। 14 जुलाई तक भूख हड़ताल का 17वां दिन। वांगचुक का शरीर साफ बता रहा है कि यह कितना गंभीर मोड़ ले चुका है। 8 किलो से ज्यादा वजन घट चुका है। ब्लड शुगर बार बार 70 से नीचे गिर रहा है। चक्कर आना, मांसपेशियों का लगातार कमजोर होना, पसलियां साफ दिखने लगी हैं। डॉक्टरों की टीम दिन में 3 बार जांच करती है। पेशाब की जांच से शरीर में भूखमरी के संकेत देखे जाते हैं। धरने में शामिल एक युवा साथी बेहोश होकर अस्पताल पहुंचाया जा चुका है। अलग अलग पार्टियों के विपक्षी नेता अखिलेश यादव, उद्धव ठाकरे, महुआ मोइत्रा जैसे लोग सार्वजनिक रूप से वांगचुक से अनशन तोड़ने की अपील कर चुके हैं, ये कहते हुए कि उनका जीवन देश और पर्यावरण के लिए अनमोल है। दूसरी तरफ अब तक की रिपोर्टों के मुताबिक शिक्षा मंत्री, उनका मंत्रालय और सरकार की तरफ से कोई औपचारिक जवाब नहीं आया है। वांगचुक खुद कमजोर आवाज में दूसरे गांधी कहे जाने से इनकार करते हैं। वे बार बार कहते हैं कि वे कोई हीरो नहीं, बस एक आम नागरिक हैं जो अपनी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश कर रहे हैं। धरने की योजना है कि 20 जुलाई के आसपास संसद की तरफ एक मार्च निकाला जाए। अगर तब तक कोई हल नहीं निकलता, एक बच्चा जिसके गांव में कोई स्कूल नहीं था, उसने एक ऐसी संस्था खड़ी की जिसने हजारों लद्दाखी बच्चों के लिए फेल शब्द का मतलब ही बदल दिया। एक इंजीनियर जिसने पिघलते ग्लेशियर देखे, उसने सर्दियों की हवा से नए ग्लेशियर खड़े कर दिए। एक फिल्म जिसे बनाने में उनकी सीधी कोई भूमिका भी नहीं थी, उसने रटो मत समझो को पूरे देश की जुबान पर चढ़ा दिया। और अब 2 बार, पहले उस पहाड़ी इलाके के लिए जिसे वे घर कहते हैं, और अब उन छात्रों के लिए जिन्हें उन्होंने कभी देखा तक नहीं। जब उन्हें लगा कि सरकार सुन नहीं रही, उनका जवाब एक ही रहा है, खाना बंद कर दो और इंतजार करो कि कोई आंख मिलाकर बात करे। दोनों लगाइयां अब भी अधूरी है। लद्दाख अब भी 2019 में किए गए वादे का इंतजार कर रहा है। दिल्ली से अब तक कोई कॉकरोच जनता पार्टी से बात करने नहीं पहुंचा, और सोनम वांगचुक 59 साल की उम्र में हर गुजरते दिन के साथ कमजोर होते हुए अब भी जंतर मंतर के उसी मंच पर हैं, ये देखने का इंतजार करते हुए कि आखिर पहले कदम कौन बढ़ाता है। उनकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई, असल में शायद यहीं से शुरू होती है।